हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है और हम लोग किस तरह से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग जोड़ना सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। वेक्टर का एडिशन स्केलर के एडिशन से बहुत ही अलग है। स्केलर में कुछ नहीं करते हम लोग, 2 + 3 5 बोल देते हैं। यहाँ पे वेक्टर का एडिशन में क्योंकि वेक्टर्स डायरेक्शंस रखता है, हम लोगों के लिए डायरेक्शन मैटर करेगा कि दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। जोड़ने से पहले हमें उसे कंसिडर करना होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक वेक्टर ये है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। तो अगर हम लोग चाह रहे हैं कि इसे और इसे जोड़ दें, ठीक है, तो जोड़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो इसे हम लोग एक लाइन में लेके आएंगे, ऐसे लिखेंगे और इसके हेड के साथ इसके टेल को कंबाइन करेंगे और इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या बना, ए वेक्टर, और ये क्या बना, बी वेक्टर, ठीक है। अगर इसका जो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दिखाई दे रहा है, ए और बी का डायरेक्शन अब सेम दिखाई दे रहा है, राइट। इसकी जगह में अगर हम लोग एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो उसे कहेंगे आर वेक्टर। ये क्या कहलाता है, आर वेक्टर। इसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि ए और बी को जोड़ने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आर वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। सो आर वेक्टर इक्वल टू, आप लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ये आपका आर वेक्टर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी डायरेक्ट जुड़ जाएगा, एंगल भी मैटर करेगा। यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है। आप देख सकते हो दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसलिए ए और बी क्या है, पैरेलल है, एक ही लाइन में है, तो एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। लेकिन हम लोगों के पास वेरियस केसेस आ सकते हैं और 1 बाय 1 हम लोग सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों के पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। या एक केस ऐसा आ सकता है कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दूसरा केस ये भी हो सकता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नियम मौजूद है, ठीक है, कुछ रूल्स हैं। जैसे कि 3 लॉ हम लोगों को पढ़ने रहते हैं, ठीक है। एक है ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तीसरा है पॉलीगन लॉ। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा ट्रायंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बातें डिस्कस कर रहे हैं और इसे रिवाइज कर रहे हैं। हम लोग एक तरह से रिवीजन सीरीज में है, तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, राइट। सो मैं बताना चाहूँगा कि ट्रायंगल लॉ कब यूज़ करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट करके दिमाग में फिट कर लीजिए कि ट्रायंगल लॉ तब यूज़ करेंगे जब head of one vector coincides with tail of second vector, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ कब यूज करेंगे, हम लोग को इनिशियल वेक्टर के केस में इनिशियल वेक्टर्स के केस में पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ यूज तब करेंगे जब हेड, एक वेक्टर का देखिए, ये कहलाता है हेड, ये कहलाता है टेल, ठीक है। सो अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे तो इस केस में हम लोगों को ट्रायंगल लॉ यूज करना है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और अगर को इनिशियल वेक्टर्स हो, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो को इनिशियल वेक्टर का ये केस है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करना है,
होप आप सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो ट्राइंगल लॉ मैं बताना चाहूँगा कि ए और बी अगर ट्राइंगल के दो साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करे तो क्लोजिंग साइड या थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये है आर वेक्टर। सो आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म आने वाला है, ठीक है। जब को इनिशियल वेक्टर का बात होगा तो क्या करेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे। अगर पैरेललोग्राम लॉ भी भूल चुके हो तो ये कहता है कि अगर दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, सॉरी, दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के रूप में अगर हो तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो होता है रिजल्टेंट। सो आर वेक्टर यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ओके। अब इस केस में तो वेक्टर के फॉर्म में तो सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन यूजफुल आपके लिए कौन सा फॉर्मूला है कि यहाँ से आप अगर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना चाहो, मतलब ये लेंथ को आप मेजर करना चाहो या ये लेंथ को आप मेजर करना चाहो तो ट्राइंगल लॉ यूज़ करो या पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करो, एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू, मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है इसलिए वेक्टर साइन हटा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इस पूरे के ऊपर में रूट ओवर, ठीक है। सो ये आपका आर का फॉर्मूला है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आर का फॉर्मूला है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात कि ट्राइंगल लॉ समझ में आ गया, पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया, कब यूज़ करना है ये भी हमने नोट कर लिया, पॉलीगन लॉ कब यूज़ करना है। सी, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमेशा दो वेक्टर को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर है तो हम लोग पॉलीगन लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोर देन 2 वेक्टर्स अगर रहे तो हम लोग पॉलीगन लॉ यूज़ कर सकते हैं। होप आपको पॉलीगन लॉ पता है कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर एक ओपन पॉलीगन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, मतलब ओपन पॉलीगन के साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करे तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्लोजिंग साइड होता है टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये अगर एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, ये पांचवा वेक्टर है, ठीक है। सो ये 5 वेक्टर्स है सेम ऑर्डर में एक ओपन पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड होगा, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अच्छा, सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर को समझेंगे कैसे। सी, अगर हेड टेल के साथ कोइंसाइड किया है तो हम लोग बोलते हैं सेम ऑर्डर में वेक्टर्स है। कहाँ पे मैं ये बात लिख दूँ, सेम ऑर्डर, ठीक है। when head of one vector coincides with tail of other vector, ठीक है। जब हेड और टेल कोइंसाइड करेगा तो ये सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर, ये सारा सेम ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, इसका अपोजिट, जब टेल से टेल और हेड से हेड कनेक्ट कर दोगे आप, ये रिजल्टेंट है, देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में या अपोजिट ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि हेड और हेड क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, तो ये अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब देखिए हम लोगों को क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए इसे समझते हैं। मैं पूरा इरेज करूँगा, अगर आपको कुछ भी नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। इरेज कर दे। ओके, इस चीज़ को समझते हैं। R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोगों का रिजल्टेंट का
फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से कुछ केसेस बनाते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो थीटा को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से प्योर कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिएगा। थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा क्या है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। लेकिन इसे समझना इतना भी आसान नहीं है, थीटा को समझना इतना भी आसान नहीं है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेते कैसे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा, ट्राइंगल लॉ लगा दिया, ये रिजल्टेंट होगा आर। तो ऑब्वियसली आपको इस फॉर्मूला में आर दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है। थीटा नहीं दिख रहा है। अब थीटा कौन सा एंगल है? क्या ये एंगल थीटा है? क्या ये एंगल थीटा है? क्या ये एंगल थीटा है? कौन सा एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसे समझने के लिए एक रूल है, ठीक है। अच्छे से समझ के रखिए। यहाँ तो फिर भी दो वेक्टर को कनेक्ट करके कुछ ना कुछ हम लोग कर दिए, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे निकालो, एक सिंगल रूल से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है, ठीक है। एक ही रूल है, टू फाइंड angle between two vector we make them co-initial vector। अगर हम लोगों को दो वेक्टर के बीच एंगल चाहिए तो हम लोगों को दोनों वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बनाना होगा। और ये करते कैसे है? बाय पैरेलल शिफ्टिंग। देखिए, फिजिक्स में एक चीज़ है कि आप अगर ये बोल रहे हो कि ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। सो इस ए वेक्टर को आप यहाँ भी लिख दोगे कि ये है ए वेक्टर। जब तक आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी और ये भी दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब आप इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। और देखिए, अगर ये ए वेक्टर है तो हम लोग इधर भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं और इधर भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर ये है, तो जब तक ये दोनों पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैं इसे भी बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर ये है, ठीक है। और ये अगर बोल दूँ कि ये है ए वेक्टर, तो जब तक ये मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और डायरेक्शन इधर ही है, तब तक ये सब इक्वल है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ए वेक्टर है। हालांकि अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रख दे, फिर भी इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन ऐसे था, अब इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाता है। अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कांस्टेंट रख पा रहे हो तो आप पैरेलल शिफ्टिंग, इन शॉर्ट अगर आप पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस पैरेलल शिफ्टिंग करके हम लोगों को वेक्टर्स को कोई इनिशियल बनाना रहता है, उसके बाद हम लोग एंगल्स लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये या ये थीटा कौन सा है? थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच का एंगल लग तो रहा है कि ये शायद हो सकता है, ये ए है, ये बी है, शायद ये हो सकता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ये कोई इनिशियल वेक्टर है? नहीं। देखिए, हेड और टेल क्या कर रहा है? कोइंसाइड हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है। कोई इनिशियल वेक्टर होता है वेक्टर्स हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो दो तरीका है पैरेलल शिफ्टिंग करने का। या तो आप इसे पैरेलल शिफ्ट यहाँ कर दो, कोई इनिशियल बन जाएगा। कैसे? मान लो ऐसे, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है कि आप ए वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, पैरेलल शिफ्ट कर दो। कैसे? ऐसे, सेम मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इतना। और अगर ये आप बोल रहे हो कि ए वेक्टर अगर ये ट्रू है तो इसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए देखिए कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई इनिशियल बन चुका है? द आंसर इज यस, ये कोई इनिशियल बन चुका है। तो अब कोई इनिशियल बन चुका है, मतलब ये है एंगल थीटा, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मान लिया कि दो वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है।
ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ पे 120 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो थीटा का वैल्यू क्या लीजिएगा, क्या 120 डिग्री लीजिएगा? नहीं, आप या तो ए को आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा, बोलिएगा कि ये 60 डिग्री है, या सिंपली बी को आप इधर लिख दीजिएगा, बोलिएगा ये बी है, और ये अगर ये ए है ये बी है, दोनों को इनिशियल है, तो ये एंगल लीजिएगा, राइट। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू क्या लेना है, 60 डिग्री नॉट 120। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके। तो छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन अक्सर इसी सब चीज़ में गलतियाँ हो जाती है। ये चीज़ समझ में आ गया? ओके। अगर ये पता चल गया कि थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे नोट कर लिए होंगे आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझने का कोशिश करते हैं, जो हम लोगों को क्वेश्चंस करने में मदद करेगा। अल्टीमेट टारगेट हम लोगों का क्या है कि हम लोगों से न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगे, ठीक है। देखिए कुछ केसेस में बताता हूँ। केस नंबर 1, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो तो क्या होगा, आर का वैल्यू आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी। केस नंबर 2, अगर थीटा का वैल्यू, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे, ऑब्वियसली जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो रिजल्टेंट पाने के लिए। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी। सर ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब यहाँ से आ रहा है। थीटा का वैल्यू पुट करते जाइए, आपको आर का वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है। नंबर 3, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, सो आर का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये 3 स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखिएगा कि अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़े से छोटे को घटाना है, बड़े का साइन, अल्टीमेट साइन या रिजल्टेंट का साइन लेना है, ठीक है। और अगर ये ए था ये बी था, और अगर ए और बी 90 डिग्री के एंगल में है तो रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, ये होगा। ऐसे भी हम लोग पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं ना कि ये ऐसे और ये होगा रिजल्टेंट। देखिए ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है, ये बी है। सो पाइथागोरस क्या कहता है कि ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आर क्या हो जाए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम सही समझे। सो ये 3 स्टैंडर्ड केस हम लोगों को पता होना चाहिए, तब हम लोग निकाल सकते हैं। और समझिए, अगर मुझसे ये पूछ दे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताओ, ये एंगल कितना है, या इसी चीज़ में देखिए जहाँ से हम लोग डिराइव किए थे, मुझे तो पता चल गया कि ये ए है, ये बी है और ये आर है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछ दे, अच्छा ये बताओ कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, तो मैं एक तरीका है डायरेक्शन बताने का कि अगर मैं ये थीटा फाइंड आउट कर दूं, मतलब ये एंगल फाइंड आउट कर दूं, तो ऑलरेडी जब इसमें थीटा मान लिया तो इसे हम लोग फाई बोल सकते हैं, ठीक है। और फाई निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो भी आप नोट कर सकते हो। tan फाई इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। सो tan फाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सो ये सब चीज़ आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। सारा पॉइंट्स एकदम माइंड में अच्छे से रखिएगा कि थीटा निकालते कैसे है, थीटा यूज़ कैसे करते हैं फार्मूला में, कुछ स्टैंडर्ड केसेस क्या है, ये क्या बता रहा है, क्या ये वेक्टर है, नहीं, ये तो स्केलर है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हम लोगों को करने हैं। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दे कि एक वेक्टर इधर है 4, दूसरा वेक्टर इधर है 5, ठीक है। 2 चीज़ पूछ ले, पहला कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, और दूसरा अगर ये पूछ ले कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक चीज़ तो है कि ये कोई इनिशियल वेक्टर है तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर देंगे,
और ये डायगोनल जो वेक्टर, आप बोलोगे सर डायगोनल तो दो है, सो ऑब्वियसली जो वेक्टर के बीच से निकल रहा होगा ना वो वाला डायगोनल कंसिडर करना है। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, इसके बीच से जो डायगोनल निकल रहा है वो हम लोगों का रिजल्टेंट होता है, ठीक है। सो क्या r इक्वल टू हम लोग लिख दे 4 + 5 = 9, तो ये तो गलत हो जाएगा। रिजल्टेंट हम लोग ऐसे फाइंड आउट नहीं करते, रिजल्टेंट फाइंड आउट करते दो वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दो वेक्टर कितने एंगल पे है, सो क्योंकि ऑलरेडी ये केस आसान है, यहाँ पे ये कोई इनिशियल वेक्टर है तो बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। ये तो स्टैंडर्ड केस है, राइट, 0, 180 और 90, ये तीन तो स्टैंडर्ड केस है। तो ये वाला केस है, तो r का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं a² + b²। मान लो आपको ये याद नहीं रखना है तो आप पूरा लिखोगे +2ab cos 90, और आपको पता है कि cos 0 1 होता है और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गया, अल्टीमेटली यही आ रहा है। सो क्या लिखोगे √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 + 25। सो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 2 vectors having equal magnitude have resultant equal in magnitude. Find angle between two vectors. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि दो वेक्टर है, एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। आगे पढ़िए, हैव रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट r है इसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब इसका और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इन शॉर्ट ये मॉड इक्वल है, ठीक है। तो इसे हम लोग x मान लेते हैं, जब तीनों का सेम है x मान लिए। बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना है ये पूछा है। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये है, आपको थीटा का वैल्यू पता करना है। सो हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है वही अप्लाई करेंगे। r इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिख लेते हैं, r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पे r का वैल्यू, r, a, b सब का वैल्यू तो x ही है, तो क्या लिख देंगे x² = x² + x² + 2x cos थीटा, राइट। यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल हुआ, मिला क्या हम लोगों को, मिला 2x² cos थीटा = ये प्लस है उधर जाके -x² हो गया, x² से x² कैंसिल हुआ, cos थीटा = कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से cos थीटा = आ रहा है -½ और फाइनली थीटा आएगा 120 डिग्री, थीटा = 120 डिग्री आता है। सो इसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने का कोशिश कीजिए कि अगर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाना होगा, कोई इनिशियल है, देखिए कोई इनिशियल है, अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ, ये और ये तीनों इक्वल होगा, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। कुछ होमवर्क मैं देता हूँ, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं इरेज करता हूँ। जैसे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, ये 2 है और ये 3 है, तो आपको क्या बताना है, पहला तो ये बताना है
कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरा आपको बताना है फाई का वैल्यू क्या है। अगर फाई भूल चुके हो तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से ये रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट जितना एंगल पे है वो है फाई। सो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन एक बार चेक कीजिएगा क्या ये थीटा है, क्या ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ये चेक कर लीजिएगा। नंबर 2, अगर ऐसे दिया हुआ है, ये मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ बताना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और फाई का वैल्यू कितना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। सो इस लेसन में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स सीखे कि दो वेक्टर को ऐड करते कैसे है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।